हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2022 का हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर जो है वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है और ये 3 पार्ट्स में रहेगा, मतलब इसमें 3 चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बिगिनर्स के जो डाउट्स रहते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर कैसा ऑप्शनल है, और मतलब जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा ऑप्शनल लें कौन सा ना लें और हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि इसको लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ पर आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उनके डाउट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। दूसरा, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में भी देखेंगे। इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, 6-7 पेजेस का है, जो यूपीएससी का डॉक्यूमेंट्स है उसमें दिया गया है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तीसरे पार्ट में लास्ट में हम लोग इसके दोनों क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो कि 2022 में हुए हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों ही इसी वीडियो में देख लेंगे। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया कि भैया हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर है पहले से ही है, ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स वाला जो पोर्शन है वो आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद जो सिलेबस वाला पोर्शन है, चाहे तो आप वो भी स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पेपर पे आ सकते हो, वीडियो थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ा के आप देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप इन दोनों पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इन दोनों पेपर्स की पीडीएफ। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रोज को जानेंगे और फिर इसके कॉन्स को जानेंगे। ठीक है जी। तो प्रोज में अगर इसके फ़ायदे की बात कही जाए तो सबसे पहला है कि अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके जीएस का कुछ पोर्शन इससे कवर हो जाएगा। 100% जो है, जो जहाँ जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है वो कवर हो जाएगी। तो जैसे कि आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हिस्ट्री पूछी जाती है, प्रीलिम्स में आपको लगभग 18 से 20-22 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल जीएस के पेपर में प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 100 में 18 से 22 क्वेश्चन अगर मान लो वहाँ पर आपको हिस्ट्री से ही मिलते हैं तो ये बहुत बड़ा पोर्शन हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर आपको, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपकी तैयारी साथ साथ ही हो जाएगी इसकी। ठीक है। दूसरा है कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं भी लोगे तो भी आपको हिस्ट्री यहाँ प्रीलिम्स में तो पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, और कट ऑफ भी अगर आप देखोगे कि साल दर साल मतलब कम ही होता चला जा रहा है, 92 90 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो मतलब पेपर टफ बन रहा है हर साल। ठीक है, तो हिस्ट्री अगर आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयार है तो ये स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसकी वजह से। दूसरा ये है कि मेंस एग्ज़ाम में, ठीक है, मुख्य परीक्षा में जो आपका जीएस का फर्स्ट पेपर है उसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो वहाँ पर लगभग आप देख सकते हो 1/3 जो पोर्शन है वो लगभग हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। तो जैसे कि 2022 में 75 मार्क्स की वहाँ पर हिस्ट्री पूछी गई है 250 नंबर में से। ठीक है, तो 2022 में 75 मार्क्स की पूछी गई है, और पीछे आप जाओगे किसी साल में तो कभी 90 मार्क्स की भी पूछी गई है, कभी 110 मार्क्स की भी पूछी गई हिस्ट्री। ठीक है, तो यूपीएससी पे डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स की पूछ रहा है, 125 की भी पूछ सकता है 250 में से। तो जीएस के फर्स्ट पेपर में आप एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री सब पढ़ना है वो आपको। ठीक है, नहीं भी ऑप्शनल पेपर लोगे तो भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के इतने पोर्शन के लिए भी सबको पढ़ना है, क्योंकि जीएस के सब्जेक्ट में है। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा प्रोज इसके लिए है कि लेने से आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि किसी दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में शायद ना मिले। जैसे कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल लोगे तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी कवर नहीं करेगा कहीं भी। ठीक है, और भी सब्जेक्ट होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो वो हम बाद में भी देख लेंगे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा, ये एक पूरी तरीके से स्टैटिक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपडेट नहीं करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि एक बार अगर आपने तैयार कर लिया अच्छे तरीके से तो फिर आपका तैयार बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पीएसआईआर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको करंट अफेयर से अपडेट करते रहना होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर क्या है हिस्ट्री के साथ में कि अगर हिस्ट्री आपने पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर ली तो बस तैयार हो गई। दूसरा ये है कि अटेम्प्ट में
कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी के मान लो इतना टफ कंपटीशन होता है कि आधे लोग जो हैं वो पहले से सिलेक्टेड लोग होते हैं, उनके साथ कंपटीशन होता है, जिनकी रैंक मान लो 400-600 कुछ रहती होती है, वो भी चाहते हैं कि हमारी अच्छी रैंक आ जाए ताकि हमको प्रॉपर आईएएस मिल जाए। ठीक है, तो वो लोग भी आपके साथ कम्पीट करते हैं। तो उस इतना हाई कंपटीशन की वजह से, इतने हाई कंपटीशन की वजह से होता क्या है कि कभी कभी ज़्यादा अटैम्प्ट्स लग जाते हैं कुछ लोगों को, मान लो 4-5 अटैम्प्ट लग जाते हैं। तो अगर मान लीजिए टाइम लग रहा है तो आपको हर साल इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार तैयार हो गया तो आपको बस रिवाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं रहेगी। तीसरा यह है कि इसको प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें ऐसा कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड या ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी वाला ऐसा कोई पेपर नहीं है। इतिहास आप खुद से भी पढ़ के तैयार कर सकते हो। ठीक है, बिना किसी बैकग्राउंड के भी। अगर आपने मान लो आपकी अपने कॉलेज में या ग्रेजुएशन में नहीं भी इतिहास पढ़ा है तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है जी, अब इसके कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। कॉन्स के बारे में सबसे पहला तो ये है कि इसका जो सिलेबस है, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो बहुत वास्ट है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ठीक है, मतलब 4-6 महीने कम से कम आपको लग जाएंगे इसको प्रिपेयर करने में। ठीक है, और भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको भी प्रिपेयर करने में काफ़ी इतना ही टाइम लग जाता है। तो हिस्ट्री के साथ भी यही है कि काफ़ी कुछ पढ़ना होगा, सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है। लेकिन दूसरा, आप यहाँ से चूँकि अब आपके जीएस में हेल्प कर रहा है तो इसलिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग चूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस ये थोड़ा सा बड़ा है अगर आप देखोगे। ठीक है, दूसरा, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, ठीक है, राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। अगर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आपको चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइटिंग स्किल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, होता क्या है कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सब कुछ अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाती है हर एक टॉपिक को लेकर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 200 शब्दों में किसी टॉपिक पर पूछा जाए, लेकिन आपको उसके बारे में 5000 शब्दों तक आपको पता है, तो 200 शब्दों में उसको समेटना, उसको लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मैं आपके बारे में ही कहूँ कि आप अपने बारे में बताइए 200 शब्दों में लिख के दीजिए आप हमें। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप बड़ी आसानी से लिख तो लेंगे अपने बारे में 200 शब्दों में, लेकिन 200 शब्दों में बेस्ट चीज़ें लिख कर ले आना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस यही राइटिंग स्किल होती है। तो इसका सल्यूशन ये है कि आप क्या करें, जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए तुरंत ही आप मेंस की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, चाहे आप मतलब कोचिंग में जाकर ज्वाइन कर लो, चाहे आप मार्केट से टेस्ट सीरीज उठा लो और उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, जो टॉपर्स रहे हैं उनकी कॉपी आप वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लो, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे उन्होंने मेंस की टेस्ट सीरीज लिखी होगी वो डाउनलोड करके देख लो कि भाई कैसे लिखते हैं टॉपर्स लोग, वो चीज़ें देख लो आप। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, राइटिंग स्किल का इसमें रोल रहता है। ठीक है, तीसरा यह है कि रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए अच्छी। अगर रीडिंग हैबिट नहीं रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रीडिंग हैबिट अगर आपकी अच्छी होगी तो ही आप इसको बार बार पढ़ेंगे और बहुत डीपली मतलब उस चीज़ को कंटेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, मेमोरी आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। मेमोरी इसलिए क्योंकि अगर किसी टॉपिक पर पूछा गया है तो आपको डेट्स पता होनी चाहिए, और जैसे कोई युद्ध किन के बीच में हो तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डेट्स के बारे। अब जैसे मान लो पूछ लिया जाए कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, या कुछ भी इस तरीके से पूछा जाए तो आपको कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि भाई प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ये तो आप आंसर में लिखेंगे ही ना, लिखना चाहिए आपको। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हो, कम से कम ये चीज़ें मतलब डेट्स वगैरह आपको आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो लेना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो यही इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये सिर्फ मैंने हिस्ट्री के बारे में बताया, अगर आपने नहीं डिसाइड किया तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी उनके भी अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी हम किसी अगले वीडियो में, तो अगला वीडियो आगे के जो वीडियोज़ हैं आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में, तो वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो ये यूपीएससी का जो डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार ये यूपीएससी का सिलेबस अभी इंग्लिश में ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप देख लो, यहाँ से समझ लो कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री ऑप्शनल में यूपीएससी में आपको इसका जो फर्स्ट पेपर है इसमें आपको एक तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, प्लस मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास ये आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना है,
चूँकि फर्स्ट पेपर में एंशियंट और मिडाइवल इंडिया के बारे में पढ़ना, भारतीय इतिहास के बारे में, ठीक है जी। तो भारतीय इतिहास का स्रोत क्या है, सोर्सेज के बारे में पढ़ने हैं, तो पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, ठीक है, भारतीय स्रोत क्या हैं, ठीक है, फॉरेन जो विदेशी स्रोत हैं क्या है, मतलब ग्रीक्स ने क्या कहा, ठीक है, जैसे इंडिका वगैरह जो पुस्तक है मेगास्थनीज, उसके बारे में उसमें क्या क्या लिखा हुआ है भारतीय इतिहास के बारे में, चाइनीज़ ने क्या कहा, अरब जो लेखक हैं उन्होंने क्या कहा, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। जल्दी से ऐसे देख लेते हैं, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में आपको पता करना के बारे में पूछा जाएगा इसमें कि भौगोलिक कारक क्या रहे हैं, जो आखेटक और खाद्य संग्राहक जो मनुष्य था उसका जीवन कैसा था, ठीक है, खेती की शुरुआत हुई उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस पर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसके बाद मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आर्यंस और वैदिक पीरियड, ये भी आपके सिलेबस में है। फिर है आपका पीरियड ऑफ महाजनपदा, तो महाजनपदों का जो काल है, 16 महाजनपद आप जानते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये भी आपका सिलेबस में है। फिर आपको मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस में भी, और यहाँ भी पूछा गया है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा जाएगा। फिर है पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी मौर्य उत्तर काल, मौर्यों के बाद के, तो इसमें इंडो ग्रीक्स को पढ़ना है, शकों के बारे में पढ़ना है, कुषाण के बारे में पढ़ना है आपको, क्षत्रपों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर ये सब जो है आपके एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में है सिलेबस में फर्स्ट पेपर में। फिर अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, डेक्कन और साउथ इंडिया में के बारे में आपको पढ़ना है। फिर गुप्त, वाकटक और वर्धन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ता एरा, तो गुप्त काल में क्षेत्रीय राज्यों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। इसके आगे है थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सब आपके सिलेबस में है। फिर यहाँ से अर्ली मिडाइवल इंडिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 750 से 1200 के बीच में, ये आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद कल्चरल ट्रेडिशंस इन इंडिया 750 से इसी काल के दौरान क्या क्या रहे हैं वो सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है, मतलब ये सब आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास में है। 13वीं शताब्दी का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में पढ़ना है, 14वीं शताब्दी के बारे में। फिर 13वीं और 14वीं शताब्दी में सोसाइटी मतलब समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था कैसी रही है उसके इतिहास के बारे में पढ़ना है आपको। फिर 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना है, राजनीतिक विकास और अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपको 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी में सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्डर में दिया गया है। फिर अकबर जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको ये यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। मुग़ल एम्पायर इन 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य का इतिहास क्या रहा वो सब आपको पढ़ना होगा। इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, ठीक है। तो ये भी आपके सिलेबस में। फिर है आपको कल्चर ड्यूरिंग मुग़ल एम्पायर, ठीक है। तो मुग़ल साम्राज्य के समय में संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे पेंटिंग्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, म्यूज़िक हो गया। 18th सेंचुरी में भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर में था, हमने देखा कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। जल्दी से सेकंड पेपर भी देख लेते हैं। तो सेकंड पेपर में एक तो आपको पढ़ना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दूसरा पढ़ना है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना है और विश्व का इतिहास पढ़ना है, वो आपको सेकंड पेपर में। तो इसमें सेकंड पेपर में यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, ठीक है, जो भारत में। फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, ब्रिटिश का जो विस्तार था भारत में उसके बारे में आपको जानना होगा, सब पढ़ना होगा अच्छे से। अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज, ये पढ़ना है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल भी जानना होगा। और सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब इसको सामाजिक और सांस्कृतिक विकास क्या रहा है ये भी पढ़ना है। फिर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन बंगाल एंड अदर एरियाज, मतलब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल और दूसरे अन्य क्षेत्रों में क्या रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ठीक है, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा यहाँ पर। उसके बाद इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल, ये काफ़ी यहाँ पर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है।
फिर आपको एनलाइटनमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज़, ये है आपके सिलेबस में। फिर ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपका आगे वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पढ़ना है, नेशन स्टेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध पढ़ने हैं आपको, ठीक है, वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार 2, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया क्या है वो सब आपको पढ़ना होगा। लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, ठीक है, और डीकोलोनाइजेशन और अंडर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो हिस्ट्री का ये सिलेबस देख रहे हो आप, काफ़ी लेंदी है, और इसको आप गूगल भी सर्च कर लोगे तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बड़ी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब इतना सब कुछ आपको हिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ना है। मोटे मोटे तौर पर आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है हिस्ट्री के ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। तो हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर, ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर जो कि 250 नंबर का है, सेकेंड पेपर भी 250 नंबर का, ठीक है। ऑप्शनल पेपर आपका 500 नंबर का होता है, 250 नंबर के 2 पेपर आपको लिखने होते हैं, 3-3 घंटे के होते हैं, ठीक है, एक ही दिन में हो जाते हैं दोनों पेपर, ठीक है। तो जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की होगी, मीडियम चूज़ किया होगा, उसी में आपको इसके आंसर लिखने होंगे। यहाँ पर टोटल जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 1 2 3 4, और सेक्शन बी में भी आपको 1 2 3 4 करके 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, लेकिन टोटल आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, वो आपको करना ही करना है। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वो भी कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। तो 2 क्वेश्चन है कंपलसरी वाले तो करने ही करने हैं आपको, ठीक है, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 और करने हैं, तो 3 और ऐसे करने हैं, चाहे 2 आप यहाँ से कर लो और 1 यहाँ से कर लो, या फिर यहाँ से 1 कर लो, यहाँ से 2 कर लो, ठीक है, मतलब ठीक है, किसी भी एक सेक्शन के चारों नहीं कर सकते आप, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके सेक्शन ए में, अब चूंकि ये फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर में जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, एक तो आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इसमें होगी, प्लस आपकी मिडाइवल हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास आपको इस फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेगा। तो सेक्शन ए में जैसा कि हमने अभी देखा कि जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, आपको करना ही करना है, ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसको अगर आप छोड़ दोगे तो ये मार्क्स कट जाएंगे आपके यहाँ से, मतलब ठीक है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। तो फर्स्ट जो पेपर है, सारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये 50 नंबर का है, इसके सारे ही क्वेश्चन 50-50 नंबर के हैं, ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 250 नंबर का फर्स्ट पेपर है, तो पाँचों क्वेश्चन 50-50 नंबर के हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक मानचित्र, यहाँ पर एक मैप दिया गया होगा, जिसमें कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है, जिनको आपको पहचानना है कि वो ऐतिहासिक स्थल, उसका नाम क्या है, उसके बारे में आपको 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी आपको 30 शब्दों में लिखनी है, जो कि आपकी आंसर बुकलेट दी गई होगी वहाँ पर, ठीक है जी। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कितने दिए गए हैं, टोटल 20 दिए गए हैं, ठीक है। ये 20 ऐतिहासिक स्थल दिए गए हैं जिनके बारे में आपको लिखना है। तो पहला, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पूरा पाषाणकालीन स्थल है कोई, ठीक है, जिसका नाम बताना है आपको कि वो है कौन सा। तो मानचित्र आपको दिया जाएगा, ये दिया गया है, ठीक है, जैसा कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई राजस्थान में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं, ठीक है। तो आप तुरंत पहचान लोगे, अगर आप अच्छे तरीके से आपने पढ़ी हिस्ट्री तो आप पहचान लोगे कि भाई यहाँ पर राजस्थान में इस जगह पर ये पुरातात्विक स्थल है, उसका ये नाम है, उसके बारे में 30 शब्दों में आपको लिखना है। तो ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे करके ये सब दिए गए हैं, इनको सबको पहचान के आपको बताना है कि भाई इस पुरातात्विक स्थल का ये नाम है, पूरा पाषाणकालीन स्थल का ये नाम है, और उसके बारे में 30 शब्दों में आपको लिखना है। तो ऐसा हर एक के बारे में, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन मैप से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा, ये भी 50 नंबर का है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 20, पहला 20 नंबर का, फिर दूसरा तीसरा, मतलब सेक्शन वाइज दिया गया है। तो ए वाला जो है वो 20 नंबर का है, फिर आपके 15-15 नंबर के हैं। पूरा क्वेश्चन 50 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पूछा गया
सभ्यता का नगरीय चरित्र ना तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और न ही कोई अचानक होने वाली घटना, अपितु यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। टिप्पणी कीजिए। तो आपको कमेंट लिखना है, टिप्पणी करना है किस बात पर, कि जो हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरित्र था, तो मतलब हड़प्पा सभ्यता जैसा कि आप जानते हो वो नगरीय सभ्यता थी, तो वो थी किस लिए। यहाँ पे कहा गया कि ना तो किसी बाहरी प्रभाव की वजह से वो नगरीय सभ्यता थी और ना ही कोई अचानक कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से वो नगरीय सभ्यता थी, बल्कि यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का एक क्रमिक विकास था। ठीक है, जिसकी वजह से ये इसने नगरीय रूप धारण कर लिया। तो वो आपको बताना है, उस पर आपको लिखना है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर पूछा गया है, तो आप ये देख रहे हो कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पूछा गया, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरण के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु इसमें कतिपय कमियां भी थीं। उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये 15 नंबर का आपको लिखना है। फिर पूछा गया, बौद्ध धर्म के कुछ विचारों की उत्पत्ति भले ही वैदिक उपनिषदीय परंपरा में रही हो, परंतु अपने विशिष्ट सिद्धांत और संस्थाओं के साथ यह पूर्ण रूप से एक नया धर्म था। इसकी विवेचना कीजिए, डिस्कस करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगता है, तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं टोटल 8 में से। ठीक है, 1 2 3 4 करके यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 ही क्वेश्चन करने हैं, 3 आपको छोड़ने हैं। तो पहला वाला नहीं छोड़ सकते हर एक सेक्शन का, बाकी आप छोड़ भी सकते हो, कोई 5 ही करने हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि गुप्त शासकों की आर्थिक उपलब्धियाँ एक ऐसी प्रक्रिया की परिणति थी, परिणति यानी परिणाम था, थी जो कुषाण शासकों के समय में शुरू हुई थी। ठीक है, तो गुप्त शासकों की आर्थिक उपलब्धियाँ वो कौन कौन सी उपलब्धियाँ थीं जो कुषाणों के समय में शुरू हो गई थी, उस पर टिप्पणी लिखना है आपको। तो ये 20 नंबर का है। फिर पूछा गया कि अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार न केवल नैतिक उत्थान और सामाजिक समरसता के लिए अपितु राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए भी किया गया था। किस चीज़ का प्रचार प्रसार? अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार केवल नैतिक उत्थान के लिए ही नहीं है और सामाजिक समरसता के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए भी किया गया था। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो 15 नंबर में ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है कि प्रतिनिधि उदाहरणों की मदद से मंदिर स्थापत्य कला की नागर और द्रविड़ शैलियों के बीच की प्रमुख भिन्नताओं का निरूपण कीजिए। तो नागर शैली और द्रविड़ शैलियों के बीच की प्रमुख भिन्नताओं का निरूपण करना है उदाहरणों की मदद से। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना है। फिर आगे पूछा गया 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत पर प्रभुत्व हेतु त्रिकोणीय संघर्ष के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, उत्तर भारत पर प्रभुत्व हेतु त्रिकोणीय संघर्ष के महत्व का मूल्यांकन करना है 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, पूर्व मध्यकाल में तमिल भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर पूछा गया कि कल्लड़ की राजतरंगिणी प्रारंभिक भारत में इतिहास लेखन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, विवेचना कीजिए। ठीक है, ये 15 नंबर में आपको लिखना है। तो ये सेक्शन ए था। ठीक है, जिसमें से आप पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, आप चाहते थे कोई एक और कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको सेक्शन ए से आप चाहे 3 कर लो और सेक्शन बी से यहाँ पर आप 2 कर लो। ठीक है, या तो सेक्शन ए से 2 कर लो और सेक्शन बी से आप 3 कर लो। ठीक है, 5 ही करने हैं आपको, कंफ्यूज मत होना। शुरुआत में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप दोबारा पढ़ भी सकते हो वहाँ पे डाउनलोड करके क्वेश्चन पेपर। तो सेक्शन बी, जैसा कि हमने देखा था कि जो पहला हर एक सेक्शन का जो क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी आपको करना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करना ही करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 10 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिनको आपको लिखना है। तो पहला है कि ब्रह्मदेय अनुदान क्या थे? पूर्व मध्यकाल में बड़ी संख्या में दिए गए इस तरह के अनुदानों का विवरण आप कैसे देंगे? ठीक है, तो वो बताना है आपको। फिर पूछा गया 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत में अधिक संख्या में शहरी बस्तियों की स्थापना मुख्य रूप से तुर्की सैन्य टुकड़ियों की समस्त भूभाग में तैनाती के कारण हुई थी। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा इसका आंसर। मतलब एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ मिल जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं, काफ़ी कुछ मिल जाएगा। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी आपको दूसरी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी ऑप्शनल सब्जेक्ट में, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। फिर पूछा गया इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत अधिकांश राजनीतिक अस्थिरता चहलगान की करतूत का परिणाम थी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया। फिर पूछा गया राजपूत चित्रकला शैली में
मुगल थी पर विषय वस्तु में राजदूत। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है भैया, कॉमा का बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट खास रोल है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना। राजपूत चित्रकला शैली में मुगल थी पर विषय वस्तु में राजपूत थी। ठीक है, तो इस पर आपको कमेंट लिखना है, टिप्पणी करनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति के उत्थान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डेट्स वगैरह पर बहुत ज़्यादा जोर कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन आपको आंसर लिखते समय आपको वो चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण सुल्तान की सैन्य शक्ति के अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण सुल्तान की सैन्य शक्ति के लिए उपयोगी थे, परंतु सल्तनत की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक। तो ये टिप्पणी करना है, इस पर आपको 15 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा गया है कि अकबर के राज्यकाल में मनसबदारी व्यवस्था की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। तो मनसबदारी प्रथा के बारे में पूछा गया है। फिर पूछा गया, चोल शासकों का सामुद्रिक विस्तार प्रमुखतया उनके विदेशी वाणिज्यिक हितों से प्रेरित था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 12वीं शताब्दी के दक्षिणी दक्कन में वीर शैव आंदोलन वास्तव में एक समाज सुधार का प्रयास था। इस पर आपको विवेचना करनी है आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के विभिन्न घराने केंद्रीय राजशाही के बजाय क्षेत्रीय रियासतों के संरक्षण के परिणाम थे। ठीक है, तो इस पर विवेचना करनी है यानी डिस्कस करना है आपको। फिर क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य और बहमनी के उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य दीर्घकालीन संघर्ष सांस्कृतिक कारणों से कम और सामरिक तथा आर्थिक कारणों से ज़्यादा प्रभावित थे। टिप्पणी करनी है आपको। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में व्यापार एवं वाणिज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप का एकल बाजार में एकीकरण किया। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये 15 नंबर का है। इसके बाद है, औरंगजेब की दक्कन नीति मुगलों के पतन का एक प्रमुख कारण थी, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको जीएस के जो मतलब जीएस का फर्स्ट पेपर होता है वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी पूछा गया, लेकिन बहुत लेंदी क्वेश्चन पेपर तो होता ही है। और आंसर राइटिंग जैसा कि मैंने कहा था, आपकी स्किल आंसर जो राइटिंग स्किल है वो आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपको 3 घंटे में सब पूरी करनी है। ठीक है, 5 क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे पूछा गया, 15वीं शताब्दी की वैष्णव भक्ति परंपरा ने प्रादेशिक साहित्य के उत्कर्ष में योगदान दिया, उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये सब आपको हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। अब सेकेंड पेपर हम लोग देखेंगे। सेकेंड पेपर में जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसमें आपको पढ़ना है, एक तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास, और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास पढ़ना है आपको। तो इसमें भी बिल्कुल वही 2 खंडों में क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे ए और बी में। ए में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बी में भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य है। ठीक है, यानी हर एक सेक्शन का जो पहला शुरुआत का क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें कि पहला और 5वां कंपलसरी है, बाकी 3 आप अपने मन से कर सकते हो, कम से कम हर एक सेक्शन से एक और करते हुए। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है, जिसका कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी है और जिसमें आपको 150 शब्दों में हर एक के यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 10-10 नंबर के, वो आपको लिखने हैं। तो प्लासी की लड़ाई 1757 एक झड़प थी, जबकि बक्सर की लड़ाई 1764 एक असली युद्ध था। ठीक है, इस समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए आप। ठीक है, इस पर लिखना है आपको, 10 नंबर का ये पूछा गया। फिर अमृतसर की संधि 1809 अपने तात्कालिक तथा संभावित प्रभावों के कारण महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अच्छा है कि यहाँ पे सन भी दे दिया गया, लेकिन पता ही होंगे जिनको ऑप्शनल है उन्हें तो पता ही होना चाहिए। फिर है, अकाल केवल अनाज की कमी ही नहीं बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रत्यक्ष परिणाम थे। ठीक है, तो बिल्कुल जो ड्रेन थ्योरी थी यहाँ पे, मतलब धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो है पढ़ा ही होगा आपने, कि सिर्फ अनाज की कमी से नहीं बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की वजह से। सब कुछ तो ले ही जाते थे यहाँ से लूट के, तो कुछ बचता ही नहीं था। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बाहरी तत्वों की घुसपैठ, जिन्हें संथाल दीकू कहते थे, ने संथालों के ज्ञात संसार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, उन्हें अपना खोया क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया।
ठीक है, इस पर आपको लिखना है। फिर पूछा गया सीमित दायरे के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों ने औपनिवेशिक भारत में मूल वैज्ञानिक अनुसंधान जारी रखा। कब? औपनिवेशिक भारत में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में एक संपत्ति नियम प्रारंभ किया तथा इसके क्या परिणाम थे। ठीक है, किसने? स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट ने। फिर पूछा गया क्या पश्चिमी शिक्षा सांस्कृतिक जागृत की अग्रदूत थी या औपनिवेशिक प्रभुत्व का एक उपकरण था। ठीक है, तो व्याख्या करनी है आपको, इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, 20 नंबर का है ये। फिर पूछा गया क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे दीवानी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार एक भारतीय शासक की तरह कार्य करती रही। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। जब उसको दीवानी मिल गई उसके बाद वो एक भारतीय शासक की तरह कार्य करती रही, ये आप स्पष्ट कर सकते हैं, तो ये पूछा गया यहाँ पे। फिर पूछा गया क्या आप समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुवर्गीय आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों तथा स्तरों के साम्राज्यवाद विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व था। अपने उत्तर के समर्थन के कारण दीजिए। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया भारतीय समाज पर अंग्रेजी शासन का विभेदीय प्रभाव पड़ा। विभेदीय प्रभाव यानी अलग हटके कोई अलग प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर। वर्णन कीजिए कि सन 1857 के विद्रोह का भारतीयों ने किन तरीकों से जवाब दिया। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर सी, इसका ही विश्लेषण कीजिए कि क्रांतिकारियों ने लोगों को किस प्रकार आत्मविश्वास सिखाया तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक आधार को व्यापक किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आरंभिक राष्ट्रवादियों यानी नरमपंथियों की नीतियों तथा कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। वे किस सीमा तक लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम थे। ठीक है, ये पूछा गया। फिर पूछा गया मैकमोहन लाइन पर विवाद के प्रकाश में 1950 और 1960 के दशक में भारत चीन संबंधों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो आज़ादी के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद पूछा गया उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकप्रिय आंदोलनों ने पर्यावरणीय संकट की प्रकृति को समझने में किस प्रकार हमारी सहायता की। ठीक है, तो ये सेक्शन ए में थे 4 क्वेश्चन, 4 में से मैक्सिमम आप 3 कर सकते थे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। सेक्शन बी है यहाँ पर, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है यानी ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी है। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 50 नंबर का पूरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका ए है रूसो ने। सेक्शन बी जो है ये पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, आपका विश्व का इतिहास है। सेक्शन ए जो था वो आपका आधुनिक भारतीय इतिहास था। तो यहाँ पूछा गया रूसो ने एक आशा प्रज्वलित की जो प्रबोधन की आत्मा बन गई। तो प्रबोधन मतलब बोध प्राप्त हो गया। प्रबोधन का मतलब होता है उनको ज्ञान, उनको मतलब वो जान गए कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, तो रूसो ने एक आशा प्रज्वलित की जो प्रबोधन की आत्मा बन गई। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसी कानूनों का संहिताकरण नेपोलियन की उपलब्धियों में संभवतः सबसे स्थायी था। फिर पूछा गया मार्क्सवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाने में एंजल्स ने मार्क्स से ज़्यादा कार्य किया। तो इस पर आपको लिखना है। फिर पूछा गया है कि यूरोप तथा अमेरिका ने गरजते 20 के दशक के अनेकों सकारात्मक बिंदु थे। यूरोप तथा अमेरिका में गरजते 20 के दशक के अनेकों सकारात्मक बिंदु थे। इसने महिलाओं को इन इलाकों में अपने उत्थान करने में सहायता की। ठीक है, फिर इसमें पूछा गया है प्रथम सुधार अधिनियम 1832 ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो विश्व के इतिहास में काफ़ी डीप जाके भी पूछ लेते हैं क्योंकि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आप सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों के कारण जहाँ एक ओर धन और पूंजी में अत्यधिक वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर आम जनता को स्थायी रूप से गरीब बनाकर नीचा कर दिया गया। स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस पर लिखना है, बढ़िया क्वेश्चन है 20 नंबर का। फिर पूछा गया कि चर्चा कीजिए कि किस प्रकार फांसीवाद युद्ध पश्चात स्थिति के प्रति एक उत्तर था जो राजनीतिक अस्थिरता, विफल राष्ट्रवादी उम्मीदों तथा साम्यवाद के विस्तार के भय से पैदा हुई थी। ठीक है, तो ये लिखना है आपको, 20 नंबर का ये भी है। उसके बाद है क्वेश्चन क्या आपको लगता है कि अपनी मुक्ति तथा अपने देश के एकीकरण के लिए वियतनाम के लोगों ने 20वीं सदी का सबसे लंबा तथा खूनी युद्ध लड़ा। इस पर विश्लेषण करना है आपको। फिर पूछा गया क्या आप सहमत हैं कि 1760 तथा 1770 के दशक के दौरान लंदन में शासन कौशल की कमी अमेरिकी क्रांति को शीघ्र घटित कराने में एक महत्वपूर्ण सहयोग
ये कारक थी। तो विश्लेषण करना है इस पर आपको। फिर आगे पूछा गया 7th का बी, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई नीतियां सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी थी। फिर पूछा गया 1945 में जापानी प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद मलाया के साथ क्या हुआ, व्याख्या कीजिए। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत का वर्णन कीजिए। क्यों छोटे राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रों से अलग रहना चाहते थे। ठीक है, और गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना। ठीक है, किसी की तरफदारी ना करना। और यहाँ पे पूछा गया अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में पृथकता की नीति क्यों लागू की गई, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, फिर पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिकी देशों ने सदियों की अधीनता तथा विदेशी हस्तक्षेप से किस हद तक पार पाया। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपके काम की चीज़ें यहाँ पे बहुत कुछ देखने को आपको मिली होंगी। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट है जो आप देखना चाहते हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ, इन दोनों ही पेपर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।